प्यारे बच्चों, आज मैं पुनः छायावाद के जो प्रकृति के सुकुमार कवि हैं उनका जो नौका विहार शीर्षक है उसके साथ पुनः उपस्थित हूँ। इसके पहले हम लोगों ने नौका विहार का कुछ छंद पढ़ा है। आगे का छंद इस प्रकार है जिसका अध्ययन हम लोग आज करेंगे। जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार, दो बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृष्ण कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर, अति दूर क्षितिज पर बिटप माल, लगती भ्रू रेखा सी अराल, अपलक नभ नील नयन विशाल, माँ के उर शिष्या समीप, सोया धारा में एक द्वीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीक, वह कौन विहग क्या विकल को, उड़ता हरने निज विरह सो, छाया की कोकी को बिलोप। बच्चों, छंद इस प्रकार रहा। शब्दार्थ के क्रम में कठिन शब्दों को यहाँ पर लिख दिया गया है और उनका अर्थ इस तरफ है, इसको आप लोग देख लेंगे। बाकी छंद में जो कठिन शब्द हैं उनको देख लेते हैं। चपला, वह नौका। नौका को चपला क्यों कहा गया है? चपला का अर्थ विद्युत या बिजली से भी होता है। वह तीव्र गति से चल रही है, इसलिए यहां पर चपला शब्द का प्रयोग हुआ है। चांदनी का कगार, कगार माने किनारा। आप लोगों ने पहले पढ़ा है कि चंद्रमा की जो रश्मियां रेत पर बालू पर पड़ रही थी उससे चांदनी जैसी आभा निकल रही थी, तो वह कगार किनारे कैसे थे? चांदनी से युक्त थे। दूरस्थ, दूर हुए। तीर, किनारे। धारा, गंगा नदी की जो क्षीण धारा थी। कृष्ण, दुबली। आलिंगन, उसका आलिंगन करने के लिए, अपने बाहों में समेटने के लिए। अधीर, व्याकुल थे। क्षितिज, क्षितिज वह स्थान होता है जहां पर हमें यहां से देखने पर पृथ्वी और आकाश का छोर एक में मिला हुआ दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं? क्षितिज। बिटप माल, वृक्षों की पंक्तियां। भ्रू रेखा, भौं की रेखा की भांति। यहां पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। गंगा नदी का चित्रण आपने पहले पढ़ा है, एक नायिका की भांति किया गया है, इसलिए उसकी भ्रू रेखा, उसकी भौहों की रेखा तिरछी। अराल माने तिरछी। अपलक, निर्निमेष, पलक गिराने की क्रिया से रहित। द्वीप, धारा के बीच में जो रेतीला उथला हिस्सा होता है उसे हम क्या कहते हैं? द्वीप या टापू कहते हैं। उर्मिल, उर्मिल माने धारा, प्रवाह, उसके बहाव को, प्रतीक माने उल्टा। वह कौन विहग, विहग प्रश्नवाचक हो रहा है, कवि प्रश्न कर रहा है। उस गंगा नदी के धारा के ऊपर जहां कवि नौका विहार कर रहा है, एक पक्षी उड़ रहा है, तो कवि प्रश्न कर रहा, उसके मन में आशंका हो रही है कि क्या वह कौन सा पक्षी है? क्या विकल कोक, कहीं वह व्याकुल, कोक माने चकोर। चकोर एक पक्षी होता है जिसे चंद्रमा से अधिक प्रेम होता है। रात्रि के समय जब चंद्रमा निकल जाता है तो वह अपनी प्रेमिका को छोड़ करके चंद्रमा को देखता रहता है और अपनी प्रेमिका से दूर रहता है। पुनः दिन होने पर वह अपनी प्रेमिका के पास लौट आता है। कोकी, चकोरी, बिलोप देख करके। शाब्दिक अर्थ इस तरह रहा। अब व्याख्या के क्रम में हम देखते हैं, संदर्भ हम लोग पहले जान चुके हैं, प्रसंग देख लेते हैं। जब वह तीव्र गति से चलने वाली नौका बीच धारा में पहुंचती है, कवि को कैसी कल्पना, उस समय जो किनारे, रेतीले किनारे थे वह दूर हो गए और ऐसा लग रहा है
कि वह रेतीले दोनों किनारे उस गंगा नदी रूपी नायिका की दोनों भुजाएं हों, बाहें हों और उस धारा के कोमल और दुबले शरीर का आलिंगन करने के लिए लालायित हो रहे हों। कल यह कल्पना करता हुआ लिख रहा है, कहता जब पहुंची चपला बीच धार, जिस नौका से कवि विचरण कर रहा था, रात्रि के समय नौका विहार कर रहा था, जब वह चपला, वह नौका बीच धारा में, गंगा नदी की धारा के बीच में पहुंची, छिप गया चांदनी का कगार। तब जिस किनारे से नौका चली, वह बीच धारा में नौका पहुंच जाने के कारण वह रेतीले किनारे छिप गए, दूर हो गए, दिखाई पड़ रहे थे, वह छिप से गए। कगार हिस्से, सिरे या किनारे। तो कवि यहां कल्पना कर रहा है कि वह गंगा नदी रूपी जो नायिका है, दो बाहों से वह किनारे, रेतीले किनारे उस गंगा नदी की दोनों भुजाएं हैं और वह रेतीले किनारे अपनी दोनों बाहों से दूरस्थ तीर, दूर हुए किनारे धारा का, उस गंगा नदी की धारा का जो दुबला और कोमल शरीर था, अर्थात वह जो धारा थी, उसका आलिंगन करने के लिए, उसका स्पर्श करने के लिए अधीर माने व्याकुल हो रहे थे। अति दूर क्षितिज पर बिटप माल, और यहां पर प्राकृतिक छटा का वर्णन करता हुआ कवि कह रहा है, और दूरी पर जो क्षितिज पर बाहर गंगा नदी के किनारे जो अत्यधिक दूर क्षितिज पर जो बिटप माल वृक्षों की पंक्तियां दिखाई दे रही थी, वह कैसी लग रही थी? भ्रू रेखा सी अराल, उस नायिका के या उस गंगा नदी के भौहों की तिरछी रेखा की भांति गोलाकार या तिरछे रूप में वह सुशोभित हो रही थी। और अपलक नभ नील नयन विशाल, और आकाश, नीला आकाश अपलक दृष्टि से क्या कर रहा था? अपने विशाल नेत्रों से पृथ्वी की ओर या उस गंगा नदी की धारा की ओर देख रहा था। और अगली पंक्ति में कवि ने क्या कहा है? उस गंगा नदी के बीच में जो रेतीला हिस्सा था, रेतीला भूभाग था, द्वीप था, वह इस प्रकार से लग रहा था कवि को जैसे मां की गोद में कोई छोटा सा बालक सोया हो, धारा के बीच में वह द्वीप उसी प्रकार सुशोभित हो रहा था, देखने में लग रहा था। मां के उर शिशुसा समीप सोया धारा में एक द्वीप, धारा के बीच में जो एक रेतीला भाग दिखाई पड़ रहा था, वह कैसा लग रहा था? वह मां की गोद में सोए हुए एक बालक की भांति दिखाई दे रहा था। और क्या क्रिया हो रही थी? उस पर जो लहरें चढ़ती थी, टकराती थी, वह द्वीप उन लहरों को लौटा देता था, उल्टा कर देता था। उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीक, वह द्वीप क्या करता था? उर्मिल, धारा के प्रवाह, बहाव को कर प्रतीक, प्रतीक माने उल्टा, उस धारा के प्रवाह को वह वापस कर देता था, लौटा देता था। अगली पंक्ति में कवि ने कैसा दृश्य प्रस्तुत करना चाहा है? वह कह रहा है, आकाश में एक उड़ता हुआ पक्षी उसे दिखाई पड़ता है। कवि के मन में प्रश्न होता है, कहीं वह व्याकुल चकोर पक्षी तो नहीं है? वह कौन भी है? क्वेश्चन मार्क है। वह उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? कहीं वह चकोर तो नहीं है? क्या विकल कोक, कहीं वह व्याकुल चकोर तो नहीं है? उड़ता हरने निज विरह शोक, जो अपने विरह और कष्ट को दूर करने के लिए अपनी ही प्रतिछाया को अपनी प्रेमिका चकोरी समझ करके उस धारा में अपनी बिंब को अपनी ही चकोरी समझ करके अपने विरह और शोक को दूर करने के लिए वह उसे देख रहा है, वहां पर उड़ रहा है। कवि कह रहा है, वह कौन भी है? वह कौन सा पक्षी है? क्या वह व्याकुल चकोर तो नहीं है जो अपनी पीड़ा और शोक को दूर करने के लिए अपनी ही छाया को चकोरी विलोक माने देख करके, चकोरी समझ करके उसे पाने के लिए, उससे स्पर्श करने के लिए वह उड़ रहा है।
बच्चों, व्याख्या के क्रम में इतना ही आप लोगों ने देखा है। रस श्रृंगार से युक्त शांत रस भी है, भाषा कोमल कांत पदावली की शुद्ध साहित्यिक संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना है, और अलंकार अनुप्रास रूपक और उपमा मुख्य रूप से हैं। आज के अंक में बस इतना ही। आगे के बाकी छंदों के साथ हम पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।